दोस्तों, ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक खतरनाक चीजें अस्तित्व में हैं, जो अंतरिक्ष में मौजूद अपने ही पास वाले सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के खात्मे की वजह बनती है। आज से कुछ बिलियन सालों बाद हमारा सूरज भी कुछ ऐसा ही करेगा, जब वो एक रेड जायंट बन जाएगा। और सूरज ऐसी तबाही फैलाने वाला एक लौता नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड ऐसी खतरनाक चीजों से भरा पड़ा है जो खून की नहीं बल्कि मैटर की प्यासी होती है। मगर उन सभी खतरनाक चीजों में से सबसे टॉप पर नाम आता है, जी हाँ, ब्लैक होल्स का। ब्लैक होल्स बेशक ही खतरनाक और रहस्यमयी हैं, लेकिन क्या आपने कभी कल्पना की है कि किसी तारे से बना हुआ यह ब्लैक होल क्या खुद कभी किसी स्टार को खा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए पता करते हैं आखिर ब्लैक होल एक स्टार को कैसे खा पाएगा। दोस्तों, आपने हमेशा से ही ब्लैक होल को एक दानव के नजरिए से देखा होगा, मगर आपको अंदाजा भी नहीं है कि एक ब्लैक होल का अस्तित्व इस अनंत ब्रह्मांड के लिए कितना जरूरी है। अभी कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने आपको पानी की उत्पत्ति के बारे में बताया था, जिसमें हमने आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था कि आखिर ब्रह्मांड में पहली पानी की बूंद कैसे आई थी। उसमें आपने जाना था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति यानी कि बिग बैंग के तकरीबन 400 मिलियन साल बाद कुछ नए तारों ने ब्रह्मांड में पहली बार जन्म लिया। इन्हीं नए तारों के कोर में कुछ न्यूक्लियर प्रोसेसेस हुआ करती थी, जिनकी वजह से उनके कोर में बहुत हैवी एलिमेंट्स जैसे ऑक्सीजन पैदा हुआ करते थे। फिर यही तारे जब सुपरनोवा के दौरान एक्सप्लोड करे थे, तो उन्होंने अपने अंदर डेवलप्ड सारे ऑक्सीजन पार्टिकल्स को पूरे ब्रह्मांड में फैला दिया। मगर ऑक्सीजन के स्तर वाले भारी एलिमेंट्स का इस दुनिया में आना उतना मुश्किल नहीं था जितना कि सोने और लोहे जैसे मजबूत वजनदार धातुओं का बना पाना होता है। थियरी के हिसाब से किसी स्टार के सुपरनोवा करने से जिस तरह ऑक्सीजन के स्टैंडर्ड वाली हैवी एलिमेंट्स ब्रह्मांड में आए थे, उसी तरह ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार के बीच का कोलिजन ब्रह्मांड के सबसे भारी एलिमेंट्स की संरचना करते हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑक्सीजन से कई गुना ज्यादा भारी एलिमेंट्स जैसे गोल्ड एंड प्लैटिनम की। अब मानो या ना मानो, लेकिन इन तरह के एलिमेंट्स का हमारी अर्थ की एग्जिस्टेंस में बहुत बड़ा योगदान है। खासकर अगर धरती के शुरुआती समय में यह ना मौजूद होता, तो शायद हम कभी भी धरती को देख ही ना पाते। तो उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ गए होंगे कि क्यों आखिर एक ब्लैक होल का ब्रह्मांड में होना आवश्यक क्यों है। क्योंकि ब्लैक होल जब भी किसी बराबरी वाले ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है, तो उससे बहुत जोरदार धमाका होता है, जिसे हम फिजिक्स की भाषा में किलोनोवा के नाम से भी जानते हैं। एक किलोनोवा ब्रह्मांड में ऐसे ही मजबूत और जरूरी एलिमेंट्स रिलीज करता है, जिन एलिमेंट्स की वजह से ही हमारा यूनिवर्स इतना सस्टेनेबल बन पाया है। इसका मतलब है कि अगर ब्लैक होल ना होता, तो शायद ब्रह्मांड में कुछ भी मजेदार ना होता, क्योंकि यहां ब्रह्मांड में हम ही नहीं होते। पर आइए विटनेस करते हैं उस टाइम पीरियड को जब एक ब्लैक होल अपने ही प्राइमरी फॉर्म यानी कि एक स्टार को फीड करना शुरू करेगा। एक ब्लैक होल किसी भी ऑब्जेक्ट का तब तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता जब तक वह एक ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर होगा। इवेंट होराइजन ब्लैक होल की वो सीमा होती है जिसके बाहर अगर आप चावल का एक दाना भी रख देंगे तो उसका कुछ भी नहीं होगा, पर अगर उसकी सीमा के अंदर भारी से भारी चीज भी रख देंगे, फिर तो उसका क्या होगा भगवान ही जाने। ब्लैक होल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर एक इफेक्ट के बारे में आपका जानना जरूरी है, जिसे नाम दिया गया है स्फैगेटिफिकेशन इफेक्ट। स्फैगेटिफिकेशन इफेक्ट एके द नूडल इफेक्ट उस ऑब्जेक्ट पर काम करता है जो ब्लैक होल के अंदर जाने ही वाला होता है। ब्लैक होल के अंदर जाने वाली कोई भी चीज कंप्लीट फॉर्म में नहीं जाती, बल्कि यह स्ट्रेच होकर ब्लैक होल के अंदर प्रवेश करती है, जिससे उसकी चौड़ाई कम हो जाती है पर उसकी लंबाई हद से ज्यादा बढ़ जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझिए। इमेजिन कीजिए कि आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर खड़े हैं। अब इस लोकेशन पर वह ब्लैक होल आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अब अगर आप अपना हाथ आगे बढ़ाएंगे और आपका वह हाथ यदि इस बार इवेंट होराइजन के अंदर चला गया, तो इससे आपका हाथ एक झटके में आपके शरीर से अलग होकर बाहर नहीं चला जाएगा, और ना ही आपका शरीर एक झटके में ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर खींचा चला जाएगा, बल्कि जो चीज सबसे ज्यादा आगे होगी वह स्ट्रेच होने लगेगी। जैसे इस सिचुएशन में आपके हाथों की उंगलियां सबसे ज्यादा क्लोज है ब्लैक होल के, तो ऐसी सिचुएशन में
पहले आपकी उंगलियां स्ट्रेच होने लगेंगी, जिससे वो फैलकर और ज्यादा लंबी बन जाएंगी, ठीक एक नूडल की तरह। जैसे नया नया पैकेट में आया नूडल भले ही अपने शेप में कांस्टेंट हो और हार्ड रहता हो, पर जब उसी नूडल को उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है तब वो लंबाई में अपने आप फैलने लगता है और स्ट्रेच होने लगता है। इसी तरह जब भी कोई स्टार पहली बार ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास आएगा तो उसकी लाइट रेज सबसे पहले ब्लैक होल के अंदर घुसती जाएंगी। जैसे जैसे लाइट की रेज ब्लैक होल के अंदर चली जाएंगी, ब्लैक होल का साइज भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। शायद आप ये नहीं जानते होंगे, पर ब्लैक होल को अपने आप को लगातार जीवित रखने के लिए अपने आसपास के मैटर को निगलते रहना होता है। अगर ब्लैक होल को कुछ सालों तक किसी भी तरह का कोई मैटर नहीं मिला तो उसका वजन कम होने लगेगा, और ब्लैक होल जितना ज्यादा वजन घटाएगा उसकी हॉकिंग रेडिएशन उतनी ज्यादा बाहर निकलेगी और वो धीरे धीरे साइज में कम होने के साथ अपने आप को भी खत्म करने लगेगा। जब भी यही फोटॉन्स ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में एंटर करेंगे तो वो उस इवेंट होराइजन में लगातार फुल स्पीड से घूमती जाएंगी। इन फोटॉन्स के ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में लगातार रिवॉल्व करने की वजह से ही यह ब्लैक होल हमारे लिए विजिबल बन पाएगा, क्योंकि जब इसके आसपास यह लाइट पार्टिकल्स घूमेंगे तो इनकी रोशनी इनके आसपास के एरिया को जगमगा देगी, जिससे हम एक ब्लैक होल को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ब्लैक होल की जो तस्वीर हम लोगों ने साल 2018 में कैद की थी, उसमें ब्लैक होल के आसपास का जो ऑरेंज कलर की लाइट थी वो इसी इवेंट होराइजन के बाहर मौजूद एक्रीसेंट डिस्क की थी, जो कि चमकता हुआ आपको इस फोटो में दिख रहा है। अब यहाँ पर इस इमेज में आप जो ब्लैक होल के बीच मौजूद काले वाले हिस्से को देख रहे हो उसे कहा जाता है ब्लैक होल का ब्लैक पर्ल। कमिंग टू आवर केस, जैसे जैसे ये ब्लैक होल फोटोन्स को फीड करता रहेगा उसका साइज और मास भी उसी के साथ इंक्रीज होता जाएगा, जिसका मतलब ये है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब इस स्टार की इनर सरफेस भी इवेंट होराइजन के अंदर चली जाएगी। जिस मोमेंट ऐसा हुआ उस स्टार के मेंटल के साथ भी डिट्टो वही चीज होगी जो आउटर सरफेस के फोटोन्स के साथ हुई थी, और फिर बाद में वही घटना कोर के साथ भी घटेगी, जिसके कुछ ही समय बाद वह स्टार पूरी तरह से ब्लैक होल पर्ल में एंटर कर जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा कि यहाँ पर कभी कोई तारा हुआ भी करता था। कई लोगों ने ब्लैक पर्ल टर्म को पहली बार सुना होगा, पर यह कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। ब्लैक पर्ल ब्लैक होल के सेंटर में स्थित वह काला वाला एरिया होता है जो कभी किसी भी तरह की लाइट एमिट नहीं करता, और उसी के अंदर जो कुछ भी जाता है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उसका अस्तित्व किसी काम का नहीं रहता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर समय भी खत्म हो जाता है। अब जो चीज लाइट तक को नहीं जाने देती उस भारी एनर्जी का स्रोत तो प्रकाश से कई गुना ताकतवर ही होगा। कई लोग बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मानते हैं कि अगर एक ब्लैक होल हमारे सौर मंडल में घुस आया तो उससे हम लोगों की मौत निश्चित है, पर ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई ब्लैक होल सौर मंडल के अंदर घुस कर भी कुछ ना खा पाए, या आसान शब्दों में कहे कि उसे कुछ खाने को मिले ही ना, तो उसकी एग्जिस्टेंस कुछ समय बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगी। ब्लैक होल इतना डरावना भी नहीं है जितना उसे बताया जाता है। अगर कोई प्लैनेट इवेंट होराइजन से दूर हो और उसे प्रॉपर सनलाइट के साथ सफिशिएंट रिसोर्सेज मिले तो वो धरती की तरह ही एक सुंदर ग्रह भी बन सकता है। हर मैटर के लिए ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के बाहर की दुनिया शांत और खूबसूरत है, पर असल दिक्कत इवेंट होराइजन के अंदर ही पैदा होती है। तभी ब्रह्मांड में लाखों ब्लैक होल्स की मौजूदगी के बावजूद हमें उनकी प्रेजेंस नहीं महसूस होती। जैसा कि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस में सुना ही था कि ब्रह्मांड का 95% एरिया डार्क मैटर और डार्क एनर्जी कवर करती है। इस बात का दूसरा पहलू यह भी है कि ब्लैक होल्स कभी भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर सकते। कंज्यूम ना कर पाने के चलते उनके लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी बिल्कुल यूजलेस है, और चूंकि उनको उनके सर्वाइवल के लिए मैटर नहीं मिलेगा तो कुछ समय बाद वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। यहीं पर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जितने बड़े बड़े वॉइड्स होते हैं वहां पर कई ब्लैक होल्स मौजूद हैं, मगर बहुत ही जल्द उनकी मौत भी होती रहती है, क्योंकि सो कॉल्ड मैटर के अभाव के कारण उन्हें अपनी साइज को बनाए रखने की एनर्जी नहीं मिल पाती है, और इसी वजह से वो श्रिंक होकर पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक होल अपने डिस्ट्रक्शन के टाइम इतना बड़ा एक्सप्लोजन करता है जो किरणोवा के ही बराबर होता है, बट किसी ने भी आज तक ऐसी किसी तरह की चीज को नहीं देखी है। इसी वजह से ऐसे किसी भी मुद्दे पर पुख्ता तौर पर कुछ भी
नहीं कहा जा सकता। एक सेंटेंस में कहूं तो किसी भी चीज को खाना ब्लैक होल की मजबूरी और जरूरत है, उसका शौक नहीं। ब्लैक होल के खात्मे को लेकर कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अपने अंतिम समय पर ब्लैक होल अपने अंदर का सारा मैटर बाहर फेंकना शुरू कर देता है और रूप ले लेता है एक व्हाइट होल का। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जब ब्लैक होल एक्सप्लोड करता है तो अपने अंदर का सारा मैटर पूरे ब्रह्मांड में उस एक्सप्लोजन के जरिए फैला देता है। हालात चाहे कुछ भी हो, पर सारी चीजें इसी बात की ओर इशारा करती है कि ब्लैक होल अपने अंत के समय अपने द्वारा कंज्यूम किया हुआ सारा मैटर ब्रह्मांड को समर्पित कर देता है। वेल, आपको क्या लगता है कि सच्चाई क्या हो सकती है? और क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या हो अगर ब्रह्मांड में मौजूद सारे के सारे ब्लैक होल्स एक साथ ही एक्सप्लोड हो जाए तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? कभी सोचा है? अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बताओ, और अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड एक वीडियो देखना चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।